हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। कैसे हो आप सभी? मैं राकेश कुमार शर्मा, इंजीनियर आर के शर्मा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं कौटिल्य परिवार की तरफ से। और जो आज के हमारे टॉपिक रहेंगे, मैं आपको क्वेश्चन से अवगत कराऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस अपने फिजिक्स में पूछे जाते हैं एग्जाम में और हमको किस टाइप से क्वेश्चंस को डील करना है। ठीक है, तो चलिए, पहला जो क्वेश्चन है मेरे पास, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। ये मान लेता हूँ मेरे पास कोई भी ग्लास स्लैब है। क्या है ये? कोई भी ग्लास स्लैब होगी जिसकी थिकनेस टी है। थिकनेस क्या ग्लास स्लैब की? टी होगी। इसके अंदर से जब कोई लाइट पास होती है, ये लाइट जब ऐसे पास होगी तो देखिए ये मेरे पास ऊपर क्या है, रेयरर मीडियम है। ये क्या है? रेयरर मीडियम है। और ग्लास स्लैब कैसी हो गई? डेंसर मीडियम में। जब लाइट रियर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ ऐसे बेंड हो जाएगी। ठीक है, बेंड होगी। अब ये मेरे पास डेंसर हो गया रेयर, तो लाइट को जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या हो जाएगी? बेंड। लाइट ऐसे जा रही है, लेकिन अभी डेंसर से रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे। तो मैं देखता हूँ जो ओरिजिनल पाथ था लाइट का, जो ऐसे जा रही थी, और अभी जब इसके अंदर से निकली है तो ऐसे जा रही है। इसके बीच में कुछ डेविएशन आ गया। डेविएशन कहने का मतलब क्या है? कुछ अंतर आ गया। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे वैसे, लेकिन पाथ इनका बदल गया। पाथ क्या हो गया? बदल गया। इस पाथ पे रही थी, लेकिन अभी निकल के इस पाथ पे जा रही है। तो कितनी डिस्टेंस से पाथ बदल गया होगा? कितनी डिस्टेंस से पाथ इनका शिफ्ट हो गया होगा? ये पाथ देखना है अपने को। क्या करना है? ये पाथ देखना है, कितनी डिस्टेंस से इनका पाथ बदल गया होगा। तो देखिए ये एम एन जो है अपने पास, ये अपने पास एम एन है, ये होगा टी फॉर थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। शेक आर क्या हो गया? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। साइन आई माइनस के आर। आई एंगल ऑफ इंसिडेंसी, आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। साइन आई माइनस के आर क्या हो गया? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ से हम लोग डेविएशन निकाल सकते हैं। ठीक है, कितना पाथ इसका चेंज हो गया होगा, कितनी डिस्टेंस से इसने पाथ बदल दिया होगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल इसके ऊपर काफ़ी कम पूछे जाते हैं, पेपर में पूछेंगे तो निकाल देंगे। बाकी ये एक्सप्रेशन ही आता है डायरेक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पूछेगा। एबीसी में देखे कौन सा सही है। एक जगह यहाँ पर आई लिख देगा, फिर आई प्लस आर लिख देगा, एक जगह आई माइनस के आर, यहाँ पर आई माइनस के आर, यहाँ पर आर लिख देगा, यहाँ पर आई प्लस आर, ऐसे करके आपको कन्फ्यूज करने की कोशिश करेगा। तो आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी, टी फॉर थिकनेस, टाइम नहीं है। सेकंड आता है नॉर्मल शिफ्ट का। नॉर्मल शिफ्ट होता क्या है? देखिए, जब आप किसी ऑफिस वगैरह में गए होंगे तो आपने देखा होगा ऑफिस के टेबल पर एक कांच रखा होता है, ग्लास होता है, ग्लास के नीचे एक पेपर रखा होता है। पेपर उसके ऊपर से थोड़ा उभरा हुआ दिखाई देता है अपने को। क्या है? ऐसे मान लो ग्लास स्लैब, ग्लास यहाँ पर पेपर रखा हुआ है, तो एक्चुअल पोजीशन पेपर थोड़ा उभरा हुआ दिखाई देता है अपने को, थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। उसको बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मली कितनी डिस्टेंस पर वो शिफ्ट हो गया होगा। जैसे ग्लास स्लैब है, यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट रखा था, यहाँ पर क्या था? ऑब्जेक्ट रखा था। ऑब्जेक्ट्स की लाइट ऐसे आई, जब डेंसर से रेयरर में गया तो जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन टू बास नॉर्मल बेंड हो गया, ऐसे गया। जब डेंसर से रेयरर में जाएगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डेंसर से रेयरर में जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे करके जाएगा। इसको मैंने पीछे मिला के देखा तो यहाँ पर मिला, तो इतनी डिस्टेंस से क्या हो गया? ये शिफ्ट हो गया। इतनी डिस्टेंस से क्या हो गया? शिफ्ट हो गया, नॉर्मली या फिर परपेंडिकुलरली। तो इसको क्या बोला हमने? नॉर्मल शिफ्ट बोला। क्या बोला? नॉर्मल शिफ्ट बोला। ठीक है, तो ये नॉर्मल शिफ्ट है, ये डिस्टेंस मेरे को निकालनी है। तो ये तो वही डिस्टेंस आ गई जैसे मैंने आपको एपरेंट डेप्थ वाला नहीं बताया था। एक्चुअल लेंथ कैपिटल एच होती थी और वो थोड़ी सी ऊपर शिफ्ट होगी मेरे पास एपरेंट। ये तो वही वाला केस हो गया, ये ऐसे करके नॉर्मली है। तो वहाँ पर मैं आपको बताता था क्या, कि मेरे पास कितनी डिस्टेंस से शिफ्ट हो गया होगा। एक्चुअल लेंथ कितनी है इसकी? 1 माइनस के 1/μ, ये तो बताया था आपको। तो यहाँ पर भी देखिए, एक्चुअल थिकनेस किसकी थी? इसकी टी थी। टी क्या है? इसकी थिकनेस हो गया मेरे पास। ठीक है, 1 माइनस के म्यू, यहाँ से ओ डैश निकाल सकता हूँ। ये कितनी डिस्टेंस से शिफ्ट हो गया होगा इसकी वजह से। वहाँ तो पानी पूरा भरा हुआ था, तो पानी की हाइट ली थी हमने, लेकिन जितने माध्यम में हम लोग ये मीडियम डालते हैं, उस माध्यम की थिकनेस एक्चुअल ली जाती है। क्या ली जाती है? एक्चुअली में माध्यम की थिकनेस ली जाती है। तो माध्यम की थिकनेस टी है। वहाँ तो पानी नीचे तक भरा हुआ था, तो हमने पूरी हाइट ले ली। अगर पानी बीच बीच में होता तो सिर्फ पानी की थिकनेस लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको, ये कंसेप्ट क्लियर नॉर्मल शिफ्ट का। तीसरा, किसी भी कंटेनर में अलग अलग माध्यम का मिक्सचर डाल दिया, अलग अलग माध्यम का। मान लेते हैं ये अलग है मेरे पास, ग्लास हो गया, ये कुछ और हो गया, ये कुछ और हो गया, अलग अलग माध्यम डाल दिए। ये डी डिस्टेंस तक, ये D2 डिस्टेंस तक, D3 डिस्टेंस तक, D4 D5 दिख रहा होगा सभी को। तो मैं इस टोटल कंबाइन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहता हूँ। टोटल कंबाइन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहता हूँ, तो इसके लिए फॉर्मूला है म्यू कंबाइन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कंबाइन क्या होगा मेरे पास? रियल डेप्थ ओवर में एपरेंट डेप्थ। तो इसकी टोटल की रियल डेप्थ क्या थी? D1 D2 D3 D4 D5, तो रियल डेप्थ थी ये। एपरेंट डेप्थ कैसे निकालते हैं? रियल डेप्थ को
एपरेंट डेप्थ उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करके, ऐसे तो निकालते हैं। मैंने आपको फॉर्मूला बताया, म्यू इज इक्वल टू में रियल डेप्थ ओवर में एपरेंट डेप्थ, बताया था पिछले वाले क्लास में, एपरेंट डेप्थ। तो एपरेंट डेप्थ निकालनी है, तो एपरेंट डेप्थ मेरे को निकालनी है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, रियल डेप्थ को किससे डिवाइड कर दूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो रियल डेप्थ को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करते जाइए, एपरेंट डेप्थ आती जाएगी, तो मेरे को कंबाइंड क्या मिल जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये मैंने बहुत सारे मीडियम को मिला दिया, इसका कंबाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे को चाहिए, तो मैं यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं। तो 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए, एक ये क्वेश्चन, यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, यहाँ से भी न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, ठीक है। बाकी एयरफोर्स वगैरह में भी इतना टफ नहीं बनाते, वो जनरल अपने को फॉर्मूला ही पूछ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे। चलिए, कंसेप्ट क्लियर है? आपको थोड़ा फास्ट तो नहीं लग रहा है? आपको लग रहा होगा सर जल्दी जल्दी करा रहे हैं, या फिर थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। देखिए, फास्ट इसीलिए चल रहा हूँ मैं, थोड़ा सा फास्ट मेरे को भी लग रहा है, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। आप लोग पढ़े हो, आप लोगों को बस टर्म्स समझने आने चाहिए, टर्म्स क्या कह रहे हैं, टर्म्स समझने आने चाहिए। चलिए, अगला टॉपिक है अपने पास TIR। क्या है? TIR। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे और यहाँ से क्वेश्चन भी बढ़िया बनते हैं। क्या टॉपिक है अपने पास? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे इसको? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, TIR। ये कंडीशन क्या होगी TIR होने की, हम कंडीशन पहले आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। कंडीशन वैसे बाद में निकालते हैं, आपको बता देता हूँ। TIR करने के लिए पहले मेरे पास इंसिडेंट एंगल बड़ा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। अब आपको मैं बताऊंगा क्रिटिकल एंगल क्या होता है। सेकंड, जो मेरे पास लाइट है वो डेंसर मीडियम से किस में जानी चाहिए, रियरर मीडियम में जानी चाहिए। अगर रियर से डेंसर में लाइट जा रही है तो TIR कभी नहीं होगा। TIR की कंडीशन है लाइट डेंसर मीडियम से कहाँ जानी चाहिए, रियरर मीडियम में जानी चाहिए, ठीक है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। चलिए, दोनों कंडीशन को फुलफिल करते हुए एक डायग्राम बनाते हैं। देखिए, मैं मान लेता हूँ मेरे पास ये डेंसर मीडियम है और ये क्या है, रियरर, तभी तो TIR होगा। डेंसर से रियरर में जानी चाहिए लाइट। चलिए भाई, ये क्या है इसका, नॉर्मल। ये क्या हो गया इसका, नॉर्मल हो गया। लाइट आई होगी किसी भी एंगल पर, मान लेता हूँ मेरे पास ये एंगल है थीटा, इस एंगल पर आई होगी लाइट, एंगल इंसिडेंस ही मान लेता हूँ आई, ठीक है। तो जाना तो लाइट को ऐसे चाहिए था, लेकिन डेंसर से रियरर में जाती हूँ, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी तो लाइट जाएगी ऐसे करके, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी तो लाइट कैसे जाएगी, ऐसे करके जाएगी। दिख रहा है ना सभी को, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मैं इंसिडेंट एंगल को और बढ़ाता हूँ, इंसिडेंट एंगल को थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, ठीक है। और बढ़ा दिया एंगल, तो देखिए इस एंगल को मैं थोड़ा सा और बढ़ाऊँगा, यहाँ पर ये वैल्यू बढ़ा दी मैंने थोड़ी सी, तो ये लाइट थोड़ी ऐसे हो जाएगी ग्रेजिंग टू द सरफेस, ये हो जाएगा मेरे पास अब एंगल, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया, और बढ़ा के यहाँ पर ले आया, तो ये सरफेस से बिल्कुल टच करके जाएगी ऐसे करके। क्या हो जाएगी, पहले वाली को मान लेता हूँ ऐसे गई होगी, ये मेरे पास 1 था, ये 1 है, ये सेकंड लाइट है, ये सेकंड लाइट रिफ्लेक्टेड होगी, ये तीसरी लाइट है, तो तीसरी लाइट ग्रेजिंग टू द सरफेस ऐसे करके गई होगी, और ये एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री का। कितना बन जाएगा, 90 डिग्री का बन जाएगा। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं है ना, ये एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री का। द एंगल फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। तो इस एंगल को क्या नाम दे दूंगा मैं, क्रिटिकल एंगल दे दूंगा। क्या नाम दे दूंगा, क्रिटिकल एंगल। फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया, 90 डिग्री। तो देखिए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर का मान रखा है मैंने μ1, इसका क्या मान रखा है μ2। स्नेल साहब क्या कहते हैं अपने को, μ1 इंटू में साइन आई क्या है, क्रिटिकल एंगल, इज इक्वल टू में μ2 साइन आर कितना है मेरे पास, 90 डिग्री। आर कितना हो गया, 90 डिग्री। तो साइन IC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ2 साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो साइन IC इज इक्वल टू क्या हो गया,
म्यू टू बाई म्यू वन। तो क्रिटिकल एंगल कितना हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू में म्यू टू बाई साइन इनवर्स म्यू टू बाई म्यू वन। कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स म्यू टू बाई म्यू वन। किसी को कोई डाउट? इट इज़ द क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल कौन सा होता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंसी, द एंगल ऑफ इंसिडेंसी फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिकम्स राइट एंगल या फिर 90 डिग्री। ऐसा क्रिटिकल एंगल जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो गया 90 डिग्री, उसको क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। अब देखिए इसमें कुछ केस होते हैं अपने पास। केस कैसे, मान लेता हूँ ये तो डेंसर मीडियम था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, डेंसर मीडियम से लाइट एयर में जा रही होगी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। तो म्यू वन की वैल्यू तो म्यू हो गई और म्यू टू की वैल्यू कितनी होगी 1, यहाँ पर पुट कर दो। तो यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंसी कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 बाई म्यू। ये जो वो फॉर्मूला है जो आप पढ़ते हो, मैंने अभी ड्राइव किया है, ये वो फॉर्मूला है जो आप पढ़ते हो। जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया आपको, म्यू इज इक्वल टू में साइन आई ओवर में साइन आर स्नेल्स लॉ होता है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है ये नहीं होता। ये वो कंडीशन है जब एयर से किसी भी माध्यम में लाइट जा रही होती है, लेकिन अब मीडियम से डेंसर मीडियम से एयर में लाइट जा रही है। क्या हो रही है, डेंसर मीडियम से एयर में लाइट जा रही है। तो डेंसर मीडियम से एयर में लाइट जा रही है तो क्या बन जाएगा, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, वो क्वेश्चन क्या होता है मेरे पास, ये इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके ऊपर होता है, इसके ऊपर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा मीडियम का, बोला यहाँ से लाइट बाहर गई, एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल बताए, एंगल ऑफ इंसिडेंसी या फिर क्रिटिकल एंगल बताइए, यहाँ से निकालेंगे। या फिर आपको क्रिटिकल एंगल दे देगा, फिर बताएगा माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए। तो क्रिटिकल एंगल यहाँ रखो, माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ से निकाल लेंगे। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं है। चलिए अब देखिए मैं एंगल को बढ़ाता हूँ। एंगल जब थोड़ा बढ़ेगा क्रिटिकल एंगल से, तो एंगल को बढ़ा दिया मैंने, यहाँ पर ले आया, क्या हो गया, एंगल को मैंने थोड़ा इंक्रीज किया। चौथा केस यहाँ पर, ठीक है सॉरी। तो क्या करेगी, 90 तो आई चुकी थी, अब लाइट क्या करेगी, सेम माध्यम में आ जाएगी। क्या आ जाएगी, सेम मीडियम में आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, जो इसका एंगल है वो बराबर में हो जाएगा इसके एंगल के, एंगल ऑफ इंसिडेंसी बराबर में हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। इस प्रोसेस को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब मैं कोई भी एंगल मेरे पास है, इस एंगल को 90 से बड़ा कर देता हूँ, इससे क्रिटिकल एंगल से, ये तो क्रिटिकल एंगल था यहाँ पर, तो क्रिटिकल एंगल से बड़ा कर दिया तो लाइट सेम माध्यम में आ जाएगी, सेम मीडियम में। किसमें आ जाएगी, सेम मीडियम में। सेम मीडियम में आ जाएगी तो रिफ्लेक्शन हो गया। अब रिफ्रैक्शन तो बचा नहीं, क्या हो गया, रिफ्लेक्शन। इसका नाम फिर अब आप बोलोगे इसको सिंपल हम लोग रिफ्लेक्शन बोल देते, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों बोला? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बेटा इसलिए बोला, देखो क्या होता है, सिंपल रिफ्लेक्शन की अगर मैं बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, अगर मैं सिंपल रिफ्लेक्शन की बात करूंगा, तो सिंपल रिफ्लेक्शन में क्या होता है, देखिए क्या होता है, एंगल ऑफ क्रिटिकल साइन इनवर्स 1 बाई म्यू पढ़ा है हमने, ठीक है। सिंपल रिफ्लेक्शन में क्या होता है, अगर लाइट रे इस सरफेस के ऊपर फॉल होगी, ये मेरे पास मतलब लाइट रे अगर ऐसे करके फॉल होगी आई, तो क्या होगा, ऐसे करके चली जाएगी, ये आर हो जाएगा, ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे। तो सिंपल रिफ्लेक्शन में लाइट जब इस सरफेस के ऊपर फॉल होगी तो सरफेस गर्म हो जाता है। सरफेस क्या होता है, थोड़ा आपने देखा होगा कांच के ऊपर लाइट फॉल होगी तो सरफेस गर्म हो जाता है। तो कुछ लाइट की एनर्जी इसको गर्म करने में यूज हो जाती है। तो इसके पास जो एनर्जी रही होगी और इसके पास जो एनर्जी रही होगी उसमें E1 ग्रेटर रही होगी E2 से। क्या रही होगी, ये एनर्जी इस एनर्जी से क्या रही होगी, ज़्यादा रही होगी, ग्रेटर रही होगी। क्या रही होगी, ये एनर्जी ज़्यादा रही होगी इस एनर्जी से। तो एनर्जी तो बराबर नहीं, लेकिन TIR में ऐसा नहीं होता है। TIR में जो एनर्जी इसके पास रहेगी वही एनर्जी इसके पास रहेगी। तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रे इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। सिंपल रिफ्लेक्शन के केस में एनर्जी लॉस हो जाती है, क्यों, सरफेस गर्म होता है। लेकिन यहाँ पर भी कभी गर्म नहीं होता। जैसे हम डायमंड की बात करेंगे, अभी डायमंड TIR पर काम करता है, लेकिन डायमंड के अंदर लाइट डालो चमक जाता है डायमंड इधर, लेकिन डायमंड कभी गर्म नहीं होता। डायमंड कभी क्यों, जितनी लाइट इसके अंदर आती है टोटल लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। जितनी लाइट आई टोटल लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। अब समझ में आ गया। इसको हमने रिफ्लेक्शन क्यों नहीं बोला, टोटल रिफ्लेक्शन ही क्यों बोला, इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों बोला, क्योंकि जितनी आएगी टोटल लाइट को क्या कर देगा, रिफ्लेक्टेड। 1% भी एनर्जी का लॉस नहीं होता है TIR के अंदर। तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एफिशिएंसी 100% होती है इस केस में लाइट एनर्जी की।
इफिशियंसी क्या होगी 100%। इफिशियंसी क्या होती है आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट बाय इनपुट ही है। और यहाँ पर इफिशियंसी लेस देन 100% होती है, आउटपुट एनर्जी हमेशा कम होती है इनपुट एनर्जी से। समझ में आ गया। अब देखिए टीआईआर के एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, आपको कुछ एप्लीकेशंस बताऊंगा टीआईआर के। एप्लीकेशंस ऑफ टीआईआर, एप्लीकेशंस ऑफ टीआईआर। एप्लीकेशंस ऑफ टीआईआर, तो सबसे पहला एप्लीकेशन है लूमिंग। क्या होता है लूमिंग। सेकंड है मेरे पास मिरेज, और थर्ड है अपने पास क्या ऑप्टिकल फाइबर। क्या होती है ऑप्टिकल फाइबर। लूमिंग क्या होती है देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। आप जब बहुत ही ठंडे एरिया में जाते हो तो ठंडे एरिया में बर्फ़ पड़ती है, क्या होती है बर्फ़ पड़ती है, तो बर्फ़ जम जाती है पहाड़ों के ऊपर मैदान में ऐसे करके, ठीक है बर्फ़ जम गई। जब बर्फ़ जम गई पहाड़ों पर, जब सूरज निकलता है, जापान में ज़्यादा होता है, जापान वगैरह को हम लोग ज़्यादा होते हैं, उसको उगते सूरज का देश भी कहा जाता है। तो जैसे सूरज की किरणें बर्फ़ के ऊपर पड़ती हैं तो उसके अंदर लाइट जाती है और टीआईआर होता है, तो पूरा पहाड़ अपने को चमकीला दिखाई देता है। पूरा पहाड़ क्या होता है अपने को चमकीला दिखाई देगा। या फिर कहीं और की बात करें कि हम लोग पहाड़ मैदान में बर्फ़ पड़ी हुई है ठंड के टाइम में, ऊपर से ओस हो गई, ऊपर जैसे ही लाइट फॉल होगी पूरा अपने को चमकीला दिखाई देता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड लूमिंग। तो लूमिंग इज नॉट, इट इज़ अ जस्ट ग्लिटरिंग। जस्ट क्या होता है जस्ट ग्लिटरिंग होता है, फिर चमकीलापन होता है ठंड वाले एरिया में जब बर्फ़ पड़ जाती है और जो सूरज होगा, सूरज की लाइट पड़ेगी तो क्या दिखाई देगा अपने को पूरा चमकीला और कलरफुल वर्ल्ड दिखाई देगा। वहाँ पर क्या दिखेगा कलरफुल दिखेगा। दैट कलरफुल इज कॉल्ड लूमिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं लूमिंग प्रोसेस। एन ऑप्टिकल इल्यूजन इन कोल्ड कंट्रीज। क्या होता है ये कोल्ड कंट्रीज का ऑप्टिकल इल्यूजन होता है। ऑप्टिकल इल्यूजन इन कोल्ड कंट्रीज। ऑप्टिकल इल्यूजन क्या होगा मेरे पास, जो लाइट के कारण भ्रम होता है। इल्यूजन किसको बोलते हैं भ्रम। लाइट के कारण, वो पहाड़ दरअसल चमकीला नहीं होता है, वो लाइट होती है और उसके अंदर टीआईआर होता है, उसके कारण अपने को चमकीला दिखाई देता है। क्या होता है उसके कारण अपने को चमकीला दिखाई, भ्रम हो गया। मिरेज, मिरेज भी एक तरीके से क्या होती है मृग तृष्णा। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको मृग तृष्णा। मृग तृष्णा क्या होती है मेरे पास, इसका मृग तृष्णा इसलिए नाम रख दिया जब हम राजस्थानी एरिया में जाएंगे। किस में जाएंगे राजस्थानी एरिया में, वहाँ पर क्या होते हैं रेगिस्तान होते हैं। क्या होते हैं रेगिस्तान होते हैं। राजस्थानी एरिया में जाएंगे तो वहाँ पर क्या होता है रेगिस्तान जल्दी गर्म हो जाते हैं, जल्दी गर्म हो जाते हैं सूरज में, या फिर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो क्या होती है डेंसिटी हो जाती है जो एयर की वो कम हो जाती है। क्या होती है एयर की डेंसिटी बहुत कम हो जाती है। जब एयर की डेंसिटी कम हो जाती है तो लाइट आएगी। अब ऊपर तो डेंसर मीडियम हो गया, नीचे रेयर मीडियम हो गया। क्या हो गया ये मैदान है मान लो, ठीक है, यहाँ पर ये पेड़ खड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ से जब लाइट आती है क्या आती है, यहाँ पर मैं लेयर बना देता हूँ, ये अपने पास रेयरर मीडियम बन जाता है और ये क्या बन जाता है डेंसर मीडियम बन जाता है। ये रेयरर मीडियम और क्या बन गया है डेंसर मीडियम बन गया। क्यों, क्योंकि सरफेस जल्दी गर्म होता है, जल्दी गर्म होता है तो क्या होता है यहाँ पर हवा को भी गर्म करता है तो हवा की डेंसिटी कम हो जाती है, ऊपर क्या हो जाती है ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अब क्या होगा इस केस में, जैसी लाइट आएगी, जैसी क्या होगी लाइट आएगी ऐसे करके, तो लाइट ऐसे करके ज़्यादा ऐसे डिस्पर्स होती चली जाती है, ठीक है। तो ये जो आदमी है इसकी परछाई अपने को ऐसे दिखाई देती है। क्या होती है लाइट तो ऐसे डिस्पर्स हो गई, तो इस जो आदमी की परछाई अपने को दिखेगी। जैसे लाइट यहाँ से आई, कोई भी पेड़ हो सकता है, आदमी कुछ भी हो सकता है, ये तो ऐसे करके फैलती चली जाती है, फैलती चली जाती है तो ऐसे करके जाती है, ठीक है। जब इसको हम नीचे चल के देखते हैं तो ये अपने को उल्टा दिखाई देता है। क्या होता है, और यही रीज़न होता है जब रेगिस्तान के एरिया में जाते हैं हम लोग, पेड़ हो गया और कोई भी अदर चीज़ देखते हैं, डेंसिटी तो कम है, डेंसिटी तो कम है, रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होता जाएगा ऐसे करके रिफ्रैक्शन होता जाएगा। तो यहाँ पर इसको पीछे देखेंगे तो यहाँ पर उल्टा दिखाई देने लगता है। तो इसका मृग तृष्णा से क्या मतलब है, इसको हम भ्रम बोलते हैं। हिरन जो होता है उस एरिया में, रेगिस्तान में पानी तो होता नहीं, लेकिन टीआईआर के कारण रेगिस्तान का कुछ एरिया चमकीला दिखाई देने लगता है। तो हिरन को क्या लगता है ये पानी है, तो उस पानी की तलाश में उसके पीछे भागता रहता है रेगिस्तान में, इसलिए मृग तृष्णा इसका नाम रख दिया हमने। क्या रख दिया मृग तृष्णा रख दिया, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर अपने पास हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, मेरा बाल है जितना, इतना पतला एक स्ट्रक्चर होता है गिलास का। क्या होता है मैंने पिछली एक क्लास में आपको बता चुका हूँ, ठीक है, फिर भी आपको दोबारा डिस्कस कर लूँगा। वहाँ पर क्या होती है अंदर वाली एक लेयर होती है जिसको हम कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस लेयर को हम लोग
कोर बोलते हैं। इसके ऊपर एक परत चढ़ी हुई थी, इसको बोलते हैं क्लैडिंग। क्या बोलते हैं इसको? क्लैडिंग। ये कोर हो गई, ये क्लैडिंग हो गई, तो ऐसे करके जाएगा ये, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 मान लेता हूँ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 मान लेता हूँ। TIR कब होता है? जब डेंसर से रियरर में लाइट जाती है, डेंसर से रियरर में। तो मैं तो लाइट को यहाँ से ऐसे करके भेजूंगा, तो ये बाहर नहीं निकलनी चाहिए, लाइट क्या होनी चाहिए? बाहर नहीं चलिए, ऐसे करके दूसरे एंड तक जानी चाहिए। तो ये मीडियम डेंसर होना चाहिए, तो μ1 बड़ा होता है μ2 से। तो ये मीडियम क्या होता है? डेंसर होता है। क्या होता है? कोर का मीडियम डेंसर होता है, और क्लैडिंग का मीडियम क्या होता है? रियर होता है, ताकि लाइट बाहर नहीं निकलती। और ऐसे करके TIR करते हुए जितनी एनर्जी हम लोग इनपुट में देंगे उतनी एनर्जी आउटपुट में मिल जाती। तो इनपुट में कितनी भी एनर्जी दे लो, अपने को कहाँ मिल जाएगी? आउटपुट मिल जाएगी। अब क्वेश्चन ये आता है, जब हम कितने एंगल पर इसको डालें? एंगल तो बता दो, हम किस एंगल पर ऑप्टिकल फाइबर के अंदर लाइट डालें ताकि वो हो जाए ऑप्टिकल, या फिर लाइट वन एंड से दूसरे एंड तक चली जाए, वो एंगल तो बता दो अपने को, ठीक है। या फिर अपने को पूछ सकता है इसका क्रिटिकल एंगल तो बता दो कितना है। क्या पूछ सकता है? क्रिटिकल। तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला लिख लो, कॉस, क्रिटिकल एंगल होता है IC, कॉस IC इज इक्वल टू में μ1 का स्क्वायर माइनस के μ2 का स्क्वायर का अंडर रूट, ओवर में क्या हो जाएगा? μ1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? μ1। तो μ1 का स्क्वायर माइनस के μ2 का स्क्वायर का अंडर रूट, ओवर में μ1 क्या हो गया? कॉस IC। क्या हो गया? कॉस IC हो गया। तो क्रिटिकल एंगल ऑप्टिकल फाइबर के केस में ऐसे निकाल सकते हैं, अंदर वाला क्लैडिंग होता है, ये बाहर वाला क्लैडिंग होता है, ये कोर होता है, कोर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, या फिर कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। क्लियर है? तो ये था छोटा सा अपने पास TIR। क्लियर है सभी को? चलिए, ये एप्लीकेशंस थे TIR के, कहाँ कहाँ पर इसको यूज कर, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है। ब्रिलियंस ऑफ द डायमंड, जो डायमंड होता है, हीरा होता है, हीरे की चमक भी कैसे होती है? TIR के कारण भी होती है। किसके कारण होती है? TIR। अब नेक्स्ट टॉपिक अपने पास बहुत ही अच्छा टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, प्रिज्म। क्या है? प्रिज्म। देखिए, मैं आपको कुछ कंडीशंस बताऊंगा और न्यूमेरिकल बताऊंगा कहाँ से बनेगा, ठीक है। बाकी डिटेल में जाने वाला नहीं है, आपको बाकी चीज़ें बता दूंगा। प्रिज्म होता क्या? देखिए, प्रिज्म इस टाइप से एक स्ट्रक्चर होता है, आपने सबने देखा होगा। क्या होता है? एक इस टाइप से। इसको बढ़िया सा बना लेते हैं, क्योंकि सारा वर्क इसी के ऊपर करना है अपने को। यहाँ पर बना लेता हूँ बढ़िया सा। प्रिज्म एक इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है, दिखाई दे रहा है सभी को? चलिए, लाइट आती है, लाइट ऐसे करके प्रिज्म के ऊपर फॉल होती है। इस एंगल को बोलूँगा मैं प्रिज्म एंगल। ये क्या हो गया? प्रिज्म एंगल हो गया। तो लाइट प्रिज्म के ऊपर आती है, और लाइट कैसे फॉल होगी प्रिज्म के ऊपर? ऐसे करके फॉल होगी, ठीक है। और जब लाइट ऐसे करके जाएगी, ये दोनों क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। और फिर लाइट बाहर निकलती है ऐसे करके। बाहर कैसे निकलती है? ऐसे करके निकलती है, ठीक है। ये क्या है मेरे पास? नॉर्मल। ये इसके साथ में बनाएगा तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? नॉर्मल। इसके नॉर्मल की बात करूँगा तो इसका नॉर्मल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। ये जो एंगल पड़ेगा इसको बोलूँगा इंसिडेंस एंगल। जिस एंगल पर लाइट बाहर निकलेगी इसको बोलूँगा एंगल ऑफ इमरजेंसी या फिर इमरजेंट एंगल। लिखते जाएंगे साथ साथ में, इंसिडेंट एंगल, इमरजेंट एंगल। ये इसके साथ में जो बनाएगा ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ये क्या? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। लाइट ऐसे आ रही थी, लाइट कैसे जा रही थी? ऐसे करके जा रही थी, और इसको मैं पीछे बढ़ाता हूँ, गई तो ऐसे है ना, गई कैसे? ऐसे करके। इसको बोलूँगा मैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या हो गया? एंगल ऑफ डेविएशन। तो लिख दूँ मैं यहाँ पर, आई क्या है? इंसिडेंट एंगल। ई क्या है? एंगल ऑफ इमरजेंट, या फिर हम लोग इमरजेंट एंगल भी बोल सकते हैं। आर क्या है? रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लेम्डा क्या है? डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन। डेल्टा क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन। और ए क्या है? प्रिज्म एंगल। ए क्या है अपने पास? प्रिज्म एंगल है। सारे टर्म समझ में आ गए? ए क्या है? प्रिज्म एंगल। अब देखिए, अगर मेरे को डेविएशन मिनिमम चाहिए, ये यहाँ पर केस लिख रहा हूँ। केस क्या लिख रहा हूँ? केस लिख लो ध्यान से। अगर मेरे को एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम चाहिए, क्या चाहिए? एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम। तो एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम चाहिए, इसकी कुछ कंडीशन बताऊंगा मैं। वो कंडीशन क्या क्या आप लोग नोट डाउन करते जाइए। एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम के लिए प्रिज्म एंगल बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। R1 और R2 मान लेते हैं। इसको मैं R1 मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ? R2, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल ए, प्रिज्म एंगल, इन दोनों के सम के क्या होना चाहिए? बराबर।
डेरिवेशन करके नहीं बताऊंगा क्योंकि इतना लेंथी नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। और अपने पास आई और ई, एंगल ऑफ आई प्लस एंगल ऑफ इमरजेंसी, एंगल ऑफ आई एंगल ऑफ इमरजेंसी बराबर होगा प्रिज्म एंगल और डेल्टा के। किसके बराबर होगा? प्रिज्म एंगल और डेल्टा के। ये कंडीशन तो होल्ड करती है, ये कंडीशन क्या करती है? होल्ड करती है। ये मिनिमम हो या नहीं हो, ऑल कंडीशन में होल्ड करेगी। लेकिन मिनिमम के केस में क्या होगा? मिनिमम के केस में होगा, ये इक्वेशन है इस प्रिज्म की। किसकी इक्वेशन है? इस प्रिज्म की इक्वेशन है। लेकिन जब मेरे को डेविएशन मिनिमम चाहिए तो मिनिमम के केस में हो गया R1 बराबर में R2 के हो जाएगा और एंगल I बराबर में एंगल इमरजेंसी के हो जाएगा। किस केस में? मिनिमम के केस में। अब मेरे को मिनिमम चाहिए, क्या चाहिए? मिनिमम चाहिए। तो ये दोनों तो बराबर हो गए, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ पे एंगल ऑफ R A/2 के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन A/2 के बराबर। ठीक है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, I बराबर E के, तो इसको 2I लिख सकता हूँ। तो इंसिडेंस एंगल क्या हो जाएगा अपने पास? A प्लस एंगल ऑफ डेविएशन बाई 2। तो ये इक्वेशन बन गई मेरे पास, ये काम की ये इक्वेशन, मेरे को ये चाहिए। मैं प्रिज्म की बात करूंगा तो प्रिज्म में हमेशा गुड होल्ड होता है, बढ़िया से होल्ड होता है। ये A बराबर R1 पर R2 के होगा, ये कंडीशन हमेशा अप्लाई होगी। लेकिन मैं एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम की बात करूंगा तो उस केस में I बराबर हो जाएगा E के और R1 बराबर हो जाएगा R2 के, हो जाएगा। जब मैं इन दोनों क्वेश्चंस को यहाँ पर पुट करके देखता हूँ इन कंडीशंस को, तो ये आता है बिल्कुल। इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यू है। तो प्रिज्म फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरे पास? देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू क्या होता है? साइन I ओवर में साइन R, यही तो होता है। तो म्यू इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? साइन I इज इक्वल टू में क्या है, मैंने यहाँ से निकाल लिया है, A प्लस डेल्टा बाई 2। और साइन R क्या हो जाएगा मेरे पास? साइन R क्या हो जाएगा? A/2। क्या हो जाएगा? A/2। इट इज़ द प्रिज्म फॉर्मूला। क्या हो गया? एक्सप्रेशन फॉर द प्रिज्म फॉर्मूला। अब एक कंडीशन एक और बनती है अपने पास। वो कंडीशन कौन सी बनती है? देखो, अगर अपने पास प्रिज्म एंगल वेरी लेस है, बहुत छोटा है, ये कंडीशन लिख लिए होंगे ना सबने, रफ कर दूं। मेरे को क्या चाहिए था? प्रिज्म फॉर्मूला चाहिए था, प्रिज्म फॉर्मूला आ गया। चलिए, एक कंडीशन ये बनती है, इफ़ A इज़ वेरी स्मॉल। जब मेरे पास बहुत छोटा एंगल होता है तो मैं साइन थीटा को क्या लिख देता हूँ? थीटा लिख देता हूँ। तो यहाँ पर लिखो, म्यू इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? A प्लस डेल्टा बाई 2 हो जाएगा, ये A/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो म्यू A इज इक्वल टू में A प्लस डेल्टा, तो डेल्टा इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा मेरे पास? A म्यू माइनस 1। इट इज़ ऑल्सो द एक्सप्रेशन फॉर द एंगल ऑफ डेविएशन। लेकिन यहाँ पर जो A की वैल्यू वो लेस देन 10 डिग्री की होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 10 डिग्री से कम वैल्यू होनी चाहिए। गुड होल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कई बार पेपर में, एयरफोर्स में आपको दे देगा जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का इतना है और प्रिज्म एंगल इतना है, एंगल ऑफ डेविएशन बता दो। या फिर एंगल ऑफ डेविएशन इतना है, प्रिज्म एंगल इतना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं जब ये इसकी वैल्यू 10 डिग्री से कम होती है। क्या होती है? 10 डिग्री से कम होती है। जब प्रिज्म के अंदर से लाइट जाती है और विबग्योर कलर में जब कलर अपने पास देखा हो ना डिवाइड होता है, तो इनके बीच में होता है, क्या होता है? यहाँ से 7 कलर बनते हैं अपने, कहाँ से बनते हैं? वो 7 कलर यहाँ से बनते हैं अपने पास। और वो कहाँ से? नीचे से सेट होता है, VIBGYOR, विबग्योर। विबग्योर कहाँ से सेट होता है? नीचे से। तो सबसे नीचे वॉयलेट कलर, सबसे ऊपर रेड कलर, सबसे कम डेविएट हुआ रेड कलर, सबसे ज़्यादा डेविएट हुआ वॉयलेट कलर। सबसे ज़्यादा कौन सा कलर होता है? वॉयलेट कलर। एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज़्यादा वॉयलेट कलर का और एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम रेड कलर का। और एंगल ऑफ डेविएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है वेवलेंथ के। एंगल ऑफ डेविएशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। इसका मतलब क्या हो गया? जो ज़्यादा डेविएट हुआ इसकी वेवलेंथ कम, जो कम डेविएट हुआ इसकी वेवलेंथ ज़्यादा। तो रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा हो गई, इसीलिए रेड कलर की वेवलेंथ होती है तो दूर तक डेविएट होता नहीं। हम लोग रेड सिंबल जो बनाते हैं, खतरे का निशान किसका बनाते हैं? इसका बनाते हैं, रेड कलर का। खतरे का निशान रेड कलर का क्यों बनाते हैं? क्योंकि डेविएशन सबसे कम, डेविएशन सबसे कम तो अपने पास वेवलेंथ ज़्यादा, वेवलेंथ ज़्यादा तो दूर तक जाएगा तो डेविएट नहीं होगा, स्ट्रेट जाएगा। दूर तक जाएगा तो डेविएट नहीं होगा, स्ट्रेट जाएगा। और यही रीजन होता है सुबह के और शाम के टाइम पर जो सूरज का कलर होता है हमको लाल दिखाई देता है। कलर तो सारे होते हैं वेवग्योर वाले, लेकिन वहाँ से
सुबह और शाम के टाइम पर सूरज सबसे ज़्यादा दूर होता है, सुबह भी सबसे ज़्यादा दूर और शाम को भी सबसे ज़्यादा दूर, तो सारे कलर फैल जाते हैं, सिर्फ रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होने के कारण हम तक पहुंचता है। और इसीलिए सुबह और शाम को सूरज कैसा दिखाई देता है अपने को, रेड दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है?